अगर आपको टैली प्राइम में प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर टैक्सेशन आता है तो आपकी सैलरी 20 to 50% बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम टैली प्राइम प्लस जीएसटी का एक 24 आवर्स का एडवांस कोर्स बना रहे हैं और ये जो है उस कोर्स का तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम टैली प्राइम में बैंकिंग को कवर करेंगे, मतलब बैंक में पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, इसकी एंट्री कैसे करनी है, उसी तरह से टैली में आउटस्टैंडिंग कैसे देखना है और सबसे इम्पोर्टेंट हम टैली प्राइम में बैंक रिकंसिलिएशन को कैसे करना है ये देखने वाले हैं। और इस कोर्स के जो पहले 2 पार्ट है इनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। और इस कोर्स को देखना शुरू करने से पहले आपको कुछ सेटिंग करनी है। आपके स्क्रीन पर जो सेटिंग का आइकॉन है उस पर क्लिक करना है, उसमें क्वालिटी में जाना है और उसमें एडवांस, और जो क्वालिटी है उसको 720 या फिर 1080 करना है, मतलब ये वीडियो आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले देखना है तो उस टाइम पर क्लिक करके उस टॉपिक को आप सबसे पहले देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि टैली प्राइम में हम बैंक के लेजर को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बैंक के लेजर को यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लेजर, यहाँ पर बैंक का नेम टाइप करना है और जल्दी से समझ में आने के लिए मैं लास्ट में अकाउंट नंबर के लास्ट 3 नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इंटर, यहाँ पर अलाइस में मैं BOI लिख देता हूँ, मतलब बैंक ऑफ इंडिया। अभी इससे क्या होगा, हम बैंक ऑफ इंडिया या फिर BOI टाइप करेंगे तो दोनों नेम से हम इसको सर्च कर पाएंगे, लेकिन दोनों में से किसी को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इसी लेजर में एंट्रीज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर अंडर ग्रुप, यहाँ पर बैंक। अभी ये हमारा करंट अकाउंट है। अगर आपका सेविंग या फिर करंट अकाउंट मतलब नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में जाएगा। और बैंक OCC और बैंक OD ये एक लोन की तरह होती है, मतलब ओवरड्राफ्ट। अगर आप यहाँ पर OCC सिलेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पर OD आ जाएगा, मतलब लोन्स एंड लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम तो ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ Ctrl C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पर IFSC कोड तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एंटर। यहाँ पर स्विफ्ट कोड तो यहाँ पर जाता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बैंक नेम तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हैं क्योंकि हमारा ये जो टैली प्राइम है वो एजुकेशन मोड पे है। अगर आपके पास लाइसेंस वाला टैली प्राइम है तो यहाँ पर बैंक के नेम यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रांच तो अंबरनाथ, इंटर। और यहाँ पर BSR कोड तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पर सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, तो यहाँ से हम चेकबुक के रेंज को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, एंटर। अभी मान लीजिए हमारे पास जो चेकबुक है वो 201 से स्टार्ट होता है, 000201, इंटर। 2 नंबर मतलब कब तक है तो 000250, एंटर। मतलब नंबर ऑफ चेक 50 है, एंटर। और आप यहाँ पर उस चेकबुक का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ चेकबुक नंबर 1, एंटर। और दूसरा कोई चेकबुक हमारे पास है तो उसका नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब यहाँ से हम चेकबुक को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर इनेबल चेक प्रिंटिंग, मतलब टैली में से आप डायरेक्ट चेक को प्रिंट कर सकते हैं, आपको मैनुअली हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिलहाल इसको नो रख देता हूँ क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं इंटर कर देता हूँ, इंटर। यहाँ पर बैंक का एड्रेस आपको प्रॉपर डालना है, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर भी यहाँ पर आपको प्रॉपर देना है क्योंकि जब आपकी बैंक आपके सर्विस चार्जेस काटेगी तो उसके साथ वो जीएसटी भी काटेगी और उसका आईटीसी क्लेम आप करने वाले हैं। तो रिकंसिलिएशन करते वक्त आपको ये काम आएगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस जीएसटी नंबर को कॉपी कर देता हूँ, Ctrl C, इंटर।
और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो सारे प्रैक्टिस फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ तो हमारा बैंक का लेजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं और यहाँ पर यस कीजिए, मतलब सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, इनको आप देख सकते हैं। तो मैं एस्केप प्रेस करके बैक जाता हूँ। अभी हम टैली प्राइम के अंदर पेमेंट की एंट्री कैसे करना है ये देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर वी प्रेस करके वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पर पेमेंट के लिए हमें यहाँ पर F5 को प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जब भी आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से होगी, मतलब अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पेमेंट करने वाले हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर आप किसी पार्टी का मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि पेमेंट करते वक्त हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो अभी सबसे पहली एंट्री है यहाँ पर रेंट पेमेंट और डेट है 2 अप्रैल। तो यहाँ पर जाता हूँ, मैं F2 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर 2 अप्रैल 23 इंटर। यहाँ पर अकाउंट, तो हमारा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक है। तो यहाँ पर HDFC बैंक ये हमारा पहले से क्रिएट था और अभी बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड अकाउंट हमने अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये रेंट पेमेंट है तो यहाँ पर रेंट, तो यहाँ पर नहीं है तो मैं ऑल्ट C प्रेस कर देता हूँ और इस लेजर को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर शॉप रेंट इंटर। यहाँ पर अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये रेंट है। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर अगर कोई GST है तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा सिर्फ रेंट पेमेंट है तो इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर TDS एप्लीकेबल है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इन सारे ऑप्शन को हमने इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में कवर किया है। और यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, तो मैं यस कर देता हूँ, एंटर। अभी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और शॉप रेंट, एंटर। यहाँ पर बैंक डिटेल्स यस कर देता हूँ, एंटर। मतलब यहाँ पर हम जो रेंट का पेमेंट करेंगे वो किस अकाउंट से करेंगे। अगर यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो पेमेंट की एंट्री करते वक्त ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में यहाँ पर शो मोर कर देता हूँ और यहाँ पर हम हमेशा ई ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इंटर। यहाँ पर पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर पार्टी का बैंक नेम, तो यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो यहाँ पर आपको बैंक नेम की लिस्ट आ जाएगी। अगर न्यू है तो यहाँ पर न्यू बैंक करना है और यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद कंपनी बैंक, मतलब हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो किस बैंक अकाउंट से करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ HDFC बैंक। इसको आप पेमेंट की एंट्री करते वक्त चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको HDFC बैंक सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड को डालना है, मैं यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूँ और कंट्रोल A कर देता हूँ। अभी यहाँ पर रेंट को हमने 8000 पेमेंट किया है, इंटर। अभी यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करते वक्त ये जो मोड है वो सिंगल एंट्री मोड है, मतलब यहाँ पर हमें पेमेंट या फिर रिसीप्ट का जो भी वाउचर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम जिसको भी पेमेंट करने वाले हैं या फिर एक्सपेंस लेजर उसको सिलेक्ट करना है और टैली उसको ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट करेगा। मतलब यहाँ पर ये पेमेंट एंट्री है तो यहाँ पर टैली ने ऑटोमेटिक HDFC बैंक को क्रेडिट किया है और यहाँ पर शॉप रेंट को डेबिट किया है। तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते वक्त आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वाउचर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दूसरे लेजर को सिलेक्ट करना है और टैली ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री कर रहे हैं तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये आपको करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चेंज मोड कर देता हूँ, कंट्रोल H, मैं डबल एंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बाय और टू है, हम इसको डेबिट और क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर F12 में जाता हूँ
और यहाँ पर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसको मैं यस कर देता हूँ। इंटर, कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो अभी ये पेमेंट एंट्री है, तो यहाँ पर हमारा रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। इंटर, यहाँ पर 8000 इंटर, यहाँ पर मैं CR कर देता हूँ मतलब क्रेडिट। यहाँ पर HDFC बैंक इंटर, यहाँ पर 8000 इंटर। अभी यहाँ पर देखिए ई फंड ट्रांसफर ये ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि हमने इसको पार्टी के अकाउंट में कॉन्फ़िगर किया था। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम शो मोर कर सकते हैं और इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चेक दिया है तो चेक या फिर ई फंड ट्रांसफर इंटर। अगर पार्टी के लेजर में आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको ये मैन्युअली डालना पड़ेगा। और अगर आप इसको नहीं डालते तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन आपको बाद में ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सारे डिटेल को आपको केयरफुली डालना है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर आपने ई पेमेंट किया है तो आपके पास UTR नंबर है या फिर चेक का नंबर है तो यहाँ पर डालना है। तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो यहाँ पर नरेशन, तो मैं नरेशन को डाल देता हूँ। शॉप रेंट पेड, कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे शॉप रेंट पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर पेमेंट की सेकंड एंट्री करते हैं और अभी हम यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमें परचेस किया था उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अमर बैटरीज, तो इसके पहले हमने देखा था कि हम बिल वाइज मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जब पेमेंट करेंगे तो इसको भी बिल वाइज मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट में मैं अमर बैटरीज इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इंटर, यहाँ पर अमाउंट है 27,600 इंटर। तो यहाँ पर हम बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करेंगे, मतलब ये जो पेमेंट है वो किस बिल के अगेंस्ट है। अगर ये एडवांस पेमेंट है तो हमें एडवांस सिलेक्ट करना है, या फिर हमें बिल नंबर मालूम नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस को कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और ये जो पेमेंट है वो इस बिल के अगेंस्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और आप यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्रेडिट में हम HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जब भी हम पार्टी का लेजर निकलेंगे तो किस बिल का पेमेंट हमने किस डेट को किया है उसके सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए हमेशा हमें बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करना है। जैसा कि देखिए मैं इस पार्टी पे कंट्रोल इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको हमेशा यस करना है और पेमेंट करते वक्त भी यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस करके यहाँ पर बिल को सिलेक्ट करना है, मतलब आपका पेमेंट बिल वाइज मेंटेन होता है। या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर पार्टी के लेजर में जाऊंगा, यहाँ पर डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यहाँ पर अमर बैटरीज इंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे F5 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमें बिल वाइज आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, मतलब हमारे कितने बिल पेंडिंग है, उसकी ओपनिंग कितनी थी, अभी पेंडिंग अमाउंट कितनी है और ड्यू डेट कौन सी है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दो बिल का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेटल बिल, यहाँ पर क्लिक करना है या फिर इसके लिए शॉर्टकट है Alt B। यहाँ पर वाउचर टाइप पेमेंट, यहाँ पर वाउचर की डेट को डालना है। यहाँ पर अकाउंट, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ही हम नरेशन को डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं NEFT लिख देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पार्टी की एंट्री यहाँ पर बिल वाइज हो जाएंगी और यहाँ पर आपकी बिल डिटेल्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती है। तो मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ एक बिल को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर Alt B इंटर, यहाँ पर HDFC बैंक, यहाँ पर NEFT कंट्रोल A और मैं यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा ये जो पेमेंट मेथड है वो ई ट्रांसफर है और इस पार्टी के लेजर में हमने अकाउंट नंबर IFSC कोड इसको मेंटेन नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो हम इसको ब्लैंक रख सकते हैं या फिर हमें इसको मैन्युअली डालना पड़ेगा। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेट में मैं 2 अप्रैल 23 इंटर। तो यहाँ पर देखिए अमर बैटरीज कंट्रोल इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर यस कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर आपको सारे जो बैंकिंग डिटेल्स है वो ठीक से देने हैं जैसा कि हमने पहले दिए थे। तो कंट्रोल A कर देता हूँ, कंट्रोल A। उसके बाद इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल A।
तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा एक ही बिल पेंडिंग है और दूसरा जो बिल था उसकी एंट्री हो चुकी है। मैं एस्केप करूंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेमेंट की एंट्री भी लेजर में आ चुकी है। मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ, यहाँ पर वाउचर। अभी यहाँ पर ये जो पेमेंट था वो 1 मई को था, हमने यहाँ पर गलत डेट डाली है। तो अगर हमें प्रीवियस एंट्री को देखना है तो यहाँ पर पेजअप करना है तो ये प्रीवियस एंट्री शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं F2 कर देता हूँ, 1 मई 23, एंटर, कंट्रोल A। अभी यहाँ पर अगर बैंक चार्जेस कोई कटा है तो उसके पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मई, तो मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 मई, एंटर। यहाँ पर डेबिट करना है बैंक चार्जेस को और क्रेडिट करना है HDFC बैंक को। तो मैं यहाँ पर अभी चेंज मोड कर देता हूँ और यहाँ पर सिंगल एंट्री कर देता हूँ। और इसके आगे आप जब भी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो सिंगल एंट्री मोड में कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही तेज होता है और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये तो आपको मालूम है। आपको पेमेंट करते वक्त हमेशा बैंक के लेजर को क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर अकाउंट HDFC, एंटर। यहाँ पर बैंक चार्जेस तो नहीं है तो ऑल C कर देता हूँ, यहाँ पर बैंक चार्जेस, एंटर, एंटर। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर, नॉट एप्लीकेबल। अगर GST एप्लीकेबल है तो यहाँ पर देना है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स यस कर देता हूँ और यहाँ पर बैंक चार्जेस ऑटोमेटिक कट होते हैं तो मैं अदर्स में डाल देता हूँ, कंट्रोल A। यहाँ पर अमाउंट है 230, एंटर। तो सिंगल एंट्री मोड में फास्ट एंट्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये हमें देखना नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ हमें बैंक का लेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेकंड लेजर को, उसके बाद इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल A। यहाँ पर नरेशन को डालना है और कंट्रोल A। अभी हमें यहाँ पर फोर्थ एंट्री करनी है, वो है ड्राइंग की। मतलब बिजनेस में से हमने कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल की है तो इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पर F2 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 जून 23, एंटर। यहाँ पर अकाउंट तो HDFC बैंक, एंटर। यहाँ पर ड्राइंग तो नहीं है तो ऑल C प्रेस करता हूँ, एंटर, एंटर। और ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल में आती है, इंटर। कंट्रोल A कर देता हूँ, यहाँ पर 25,000, इंटर। अभी यहाँ पर देखिए हमारे बैंक का जो बैलेंस है वो माइनस में जा चुका है, मतलब रेड में शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने रिसीप्ट की एंट्री नहीं की है। जैसे हम रिसीप्ट की एंट्री करेंगे तो हमारे बैंक में डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूँ और हमारे पास और एक एंट्री है और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को, मतलब हमारे पार्टी को एंट्री है। तो यहाँ पर 1 जून को है, यहाँ पर HDFC, इंटर। यहाँ पर जेठमलानी एंड कंपनी, इंटर। अमाउंट है 24,100, इंटर। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस और ये उनका बिल था 24,100, इंटर। कंट्रोल A कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूँ। तो अभी हमारे सारे पेमेंट एंट्रीज हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी टैली प्राइम में हम रिसीप्ट की एंट्री कैसे करना है ये देखते हैं। मतलब जब भी हमारे बैंक में पैसे आते हैं, मतलब पेमेंट आता है, तो हम रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। और रिसीप्ट की एंट्री में हमारे बैंक में पेमेंट आता है तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं और जिससे भी पैसा आया है उसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिसीप्ट वाउचर को सिलेक्ट कर देता हूँ, या फिर इसके लिए F6 को प्रेस करना है। अभी यहाँ पर डेट है 1 अप्रैल, F2 कर देता हूँ, 1 अप्रैल 23, एंटर। यहाँ पर अकाउंट HDFC। अभी ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको हम डबल एंट्री मोड में करेंगे, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल H कर देता हूँ, यहाँ पर डबल एंट्री। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रेडिट है, आप क्रेडिट डेबिट इसको ऊपर नीचे करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको करना है, यहाँ पर साधना इलेक्ट्रिकल्स, इसको हमने सेल्स किया था और उसका पैसा आया है, तो साधना इलेक्ट्रिकल्स, इंटर। यहाँ पर अमाउंट 66,610, इंटर। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस और ये हमारा सेल्स इनवॉइस था, उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट किया है। तो इसके पहले जैसे हमने पार्टी के लेजर में जाके उसको बिल वाइज एंट्री की थी, उस तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल A। यहाँ पर DR डेबिट करना है, इंटर। और डेबिट किसको करना है, HDFC बैंक, इंटर।
यहाँ पर 66,610 एंटर। यहाँ पर पेमेंट कैसे आया है, तो ई ट्रांसफर जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देने हैं, कंट्रोल ए। और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर चेंज मोड कर देता हूँ और इसको अभी सिंगल एंट्री कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट स्क्रैप को सेल किया था और उसके पैसे यहाँ पर आ चुके हैं। इसकी डेट है 1 मई, तो F2 कर देता हूँ, 1 मई 23 एंटर। यहाँ पर अकाउंट HDFC, यहाँ पर स्क्रैप नहीं है और सी कर देता हूँ। यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप एंटर। और ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम एंटर। और यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स है वो आपको देने हैं, कंट्रोल ए कर देता हूँ, 12320 इंटर। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये जो जेठमलानी एंड कंपनी है, इसको हमने इसके पहले पेमेंट किया था, लेकिन कुछ रीजन से हमारे पास ये पेमेंट रिवर्स आ गया। मतलब कभी कभी हम ई ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हमने सामने वाले पार्टी का अकाउंट नंबर गलत डाला है, तो वो पेमेंट हमारे अकाउंट में रिवर्स आ जाता है। तो हमने पेमेंट करते वक्त पेमेंट की एंट्री की थी, अभी ये जो पेमेंट है वो रिवर्स आया है, तो हम यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। लेकिन हम इसको अभी नहीं करेंगे, हम जब बैंक का रिकंसिलिएशन करेंगे तब इसको करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम टैली प्राइम में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रा एंट्री को कब करना है ये हम देखते हैं। अगर बैंक में हमने कैश को डिपॉजिट किया है, या फिर बैंक से कैश को विड्रॉ किया है, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है, तब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक में पैसा आया है तो बैंक को डेबिट करना है। और हमारे पास जो कैश था वो कम हुआ है, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर मैं यहाँ पर F4 कर देता हूँ, यहाँ पर F2 करके डेट 1 अप्रैल 23 एंटर। यहाँ पर अकाउंट HDFC एंटर, यहाँ पर कैश एंटर। अभी यहाँ पर आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, मतलब जो बैंक अकाउंट में पैसा आया है उसको यहाँ पर ऊपर रखना है, मतलब डेबिट करना है, और जिसको क्रेडिट करना है उसको यहाँ पर नीचे रखना है। अगर मान लीजिए हमने कैश को विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पर ऊपर आएगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट नीचे आएगा। या फिर हम यहाँ पर चेंज मोड करके इसको डबल एंट्री में एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, यहाँ पर अमाउंट है 17462 एंटर। और यहाँ पर डेबिट करना है, यहाँ पर HDFC बैंक एंटर, यहाँ पर 17462 एंटर। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में कैश एंटर। और यहाँ पर डिनोमिनेशन, मतलब हमने कौन से नोट यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं उसको भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए। और यहाँ पर नरेशन कैश डिपॉजिट, कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सेकंड एंट्री है कैश विड्रॉवल, मतलब हमने HDFC बैंक से कैश को विड्रॉ किया, तो हमारे पास कैश आने वाली है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। और HDFC बैंक से पैसा जाने वाला है, तो हम HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्रेडिट HDFC बैंक एंटर, यहाँ पर 12,000 एंटर। यहाँ पर हमने चेक से पैसा निकाला है, कंट्रोल ए कर देता हूँ। और यहाँ पर डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ चुकी है, एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर नरेशन में कैश विड्रॉवल, और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। और अभी हमारे पास जो तीसरी एंट्री है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया से हमने HDFC बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसा आने वाला है। और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ से पैसा जाने वाला है, तो यहाँ पर क्रेडिट BOI, या फिर हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों भी एंट्री यहाँ पर सेम लेजर में हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखिए इसका करंट बैलेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस भी नहीं था और हमने यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री भी नहीं की है। तो यहाँ पर 27,000 एंटर, यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर एंटर, कंट्रोल ए। तो अभी यहाँ पर ये रेड में शो करेगा क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जा चुका है। और यहाँ पर डेबिट करना है HDFC बैंक एंटर।
तो इस तरह से आपके बैंक में फंड नहीं है और आप पेमेंट की या फिर ट्रांसफर की एंट्री करते हैं तो टैली आपको यहाँ पर रेड में वार्निंग देगा। मैं इंटर कर देता हूँ कंट्रोल ए और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर, यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करनी है ये भी देख चुके हैं। अभी टैली प्राइम के अंदर हम अलग अलग तरह से आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं और उसको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है तो उसके लेजर में भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल्ट जी कर देता हूँ, यहाँ पर लेजर वाउचर और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें पीरियड को सिलेक्ट करना है 1 अप्रैल 23 इंटर। यहाँ पर मैं 1 जून तक लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर उस पार्टी का कितना बैलेंस पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर क्रेडिट है तो हमें उसको पेमेंट देना है और अगर डेबिट है तो हमें उससे पेमेंट लेना है। तो मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखने के लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पर सबसे पहले है रिसीवेबल, मतलब हमें कितना पेमेंट आना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको पीरियड को चेक करना है कि आप जिस पीरियड का चाहते हैं वो सही से सिलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑल्ट F2 करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 जून 23। ये जो टू डेट है वो आपको सही से डालनी है क्योंकि हमारा जो आउटस्टैंडिंग शो होगा वो अप टू इस डेट तक शो होगा। तो इंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर डेट, रेफरेंस नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, यहाँ पर पार्टी का नेम और यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट मतलब कितनी अमाउंट हमें रिसीवेबल है और उसकी ड्यू डेट क्या है और अगर पेमेंट ओवरड्यू हुआ है तो कितने डे से ओवरड्यू हुआ है। यहाँ पर देखिए F12 है, यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग चाहिए तो यहाँ पर यस करना है और कंट्रोल ए कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें ओपनिंग भी शो हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पर मैं डिटेल कर देता हूँ कंट्रोल ए। तो यहाँ पर हमें डिटेल में आउटस्टैंडिंग शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो नानक इलेक्ट्रिक हाउस है उसकी 1 अप्रैल को ही 2 इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 3 और इनवॉइस नंबर 5, उसकी टोटल 26,566 है। मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ और दोबारा रिसीवेबल में जाता हूँ। अभी यहाँ पर हमने जो पिछली बार सेटिंग की थी वो यहाँ पर जा चुकी है। अगर वही सेटिंग आपको बार बार चाहिए तो उस व्यू को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर उसको नेम देना है और यहाँ पर सेव करना है। अभी यहाँ पर अगर आपको लेजर वाइज देखना है तो यहाँ पर देखिए लेजर वाइज, यहाँ पर पार्टी का नेम और उसके जितने भी इनवॉइसेस है वो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। और अगर आप बिल वाइज चाहते हैं तो बिल वाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एजिंग मेथड है, यहाँ से हम इसको एजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर बाय ड्यू डेट कर देता हूँ एंटर और यहाँ पर 30 डेज कर देता हूँ, मतलब 0 to 30 डेज इसका एक बाइफरकेशन हो जाएगा और 30 डेज to 60 डेज इसका एक बाइफरकेशन हो जाएगा और 60 to अबव इसका मैं एक बाइफरकेशन चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा टोटल पेंडिंग कितना है और 30 डेज के अंदर हमें कितना पैसा आने वाला है और 30 to 60 डेज में हमें कितना पैसा आने वाला है और मोर देन 60 डेज में हमें कितना पैसा आने वाला है। इसकी एजिंग मतलब बाइफरकेशन हमें मिल जाएगा। बहुत बार जब हम बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो बैंक हमारे पास ये एजिंग मांगती है, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स और डेटर्स है उनकी एजिंग उनको चाहिए होती है। तो यहाँ से आप एजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यू डेट और जैसे भी आपको एजिंग चाहिए, अगर आपको 30 डेज तो 90 डेज चाहिए तो यहाँ पर 90 डेज सिलेक्ट करना है, 90 डेज टू 120 डेज चाहिए तो जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ, दोबारा यहाँ रिसीवेबल में जाता हूँ और ये जो है वो बिल्स रिसीवेबल है, मतलब हमें कितना पेमेंट आना है। अगर आप बिल्स पेबल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए बिल्स पेबल है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए बिल्स पेबल है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल्स पेबल मतलब हमें कितना पेमेंट करना है ये हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। दोबारा यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और इसको डिटेल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको डिटेल में शो हो जाएगा।
और यहाँ पर ग्रुप है मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स, तो इनको सिलेक्ट करके आप इनका भी बाइफरकेशन देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ, उसी तरह से यहाँ पर बिल्स पेबल मतलब हमें कितना पेमेंट करना है और इसकी भी सेटिंग यहाँ पर सेम है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। और यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट है मतलब एजिंग मेथड भी है, तो यहाँ पर एजिंग मेथड कर देता हूँ कंट्रोल ए। और यहाँ पर इसको आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाना है, यहाँ पर करंट, यहाँ पर कॉन्फ़िगर, यहाँ पर सी प्रेस करना है। यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में हमें हमेशा एक्सेल स्प्रेडशीट इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है। ये जो फोल्डर पाता है डी ड्राइव में टेलीप्राइम, यहाँ पर ये फाइल सेव हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइल नेम, तो फाइल नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो एक्सटेंशन है .xlsx इसको कायम रखना है। तो मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग .xlsx कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए। और यहाँ पर सेंड या फिर ई प्रेस करना है। तो अभी देखिए ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर एक्सेल में आ चुका है। इस प्रकार से टैली में कोई भी रिपोर्ट हो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आपको एक्सेल में मिल जाता है तो आप इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस चैनल पर बहुत सारे एक्सेल के वीडियोस हैं जिनको देखकर आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। और इसके आगे भी एक्सेल पर एक डिटेल कोर्स आने वाला है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ और यहाँ पर देखिए लेजर है, मतलब किसी भी एक लेजर का आउटस्टैंडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एस्केप करके बैक आता हूँ और यहाँ पर ग्रुप है मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका आउटस्टैंडिंग कितना है इसको आप यहाँ से लेजर वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स, इसका आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ से आप लेजर वाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेलीप्राइम में सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स का आउटस्टैंडिंग को देख सकते हैं और उसके रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत बार जो बैंक है वो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट मांगती है, तो उसको भी आप टेलीप्राइम से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपके जो सेल्स, परचेस और पेमेंट की जो एंट्रीज है वो आपको सही से और अप टू डेट करनी है। अभी हम टेलीप्राइम में बैंक रिकंसिलिएशन को कैसे करना है ये देखते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो टेली कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से एक बैंक रिकंसिलिएशन है। तो किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहां पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन एक इजी कंसेप्ट है, मतलब आपके बैंक में जो पेमेंट और रिसीव की एंट्री है और आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी विड्रॉवल और डिपॉजिट की एंट्री है वो आपको मैच करने हैं। और लास्ट में आपका बैंक का बैलेंस एज पर टैली और एज पर बैंक ये मैच होना चाहिए। तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हमारे टैली के अंदर कुछ एंट्रीज होते हैं जो कि बैंक के अंदर नहीं होते। मतलब मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया और चेक देते वक्त हमने उसकी एंट्री कर दी, लेकिन वो जो चेक था वो बाउंस हो गया। तो उस चेक पेमेंट की एंट्री हमारे टैली के अंदर है लेकिन बैंक के अंदर नहीं है, तो उस एंट्री को हमें रिकंसिल करना पड़ेगा। और कुछ एंट्रीज जो होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट में होते हैं लेकिन हमारे टैली में नहीं होते। जैसा कि बैंक कोई चार्जेस कट करता है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती, तो उसकी एंट्री हमारे टैली में नहीं होती लेकिन बैंक में होती है। तो उस केस में उसकी एंट्री हमें टैली के अंदर करनी पड़ेगी और लास्ट में हमारा बैलेंस टैली के अंदर और बैंक स्टेटमेंट में मैच होना चाहिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए हमें यहाँ पर बैंकिंग में जाना है। इसके लिए मैं एन प्रेस करता हूँ। यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शंस है इनको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन में जाते हैं। अभी जिस अकाउंट का आपको रिकंसिलिएशन करना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर HDFC बैंक, और यहाँ पर Alt F2 करके आप यहाँ पर पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए डेट, पर्टिकुलर, वाउचर कौन सा है, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर हमने चेक नंबर या फिर UTR नंबर को डाला है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पर जो है वो हमें बैंक की डेट को टाइप करना है।
और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको नरेशन को देखना है तो यहाँ पर यस करना है, यहाँ पर फेवरिंग नेम देखना है तो यहाँ पर यस करना है, यहाँ पर आप बैक डेटेड रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है तो कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको नरेशन, फेवरिंग नेम ये सब शो हो जाएगा। तो मैं दोबारा F12 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको नो कर देता हूँ, नो, कंट्रोल ए। और यहाँ पर देखिए ओपनिंग BRS या फिर Alt H को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने जो डेट सिलेक्ट किया है उसके पहले मतलब ओपनिंग कोई रिकंसिलिएशन है तो आपको यहाँ पर करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है और इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओपनिंग है 42634। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर बैंक 42634 मतलब ये हमारा ओपनिंग है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर बैंक की डेट डालेंगे तो यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक ये यहाँ पर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक यहाँ पर 62317 है। यहाँ पर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक मतलब ये जो एंट्रीज है इनका अभी तक रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है, इसके वजह से ये बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साधना इलेक्ट्रिकल्स, तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल साधना इलेक्ट्रिकल्स और यहाँ पर 66610 ये अमाउंट 1 अप्रैल को ही हमारे बैंक में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डेट को डालना है 1 अप्रैल, इंटर। तो अभी यहाँ पर ये 66610 ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक इसमें ऐड हो चुकी है। उसके बाद ये कैश डिपॉजिट की एंट्री है। तो यहाँ पर देखिए ये कैश डिपॉजिट 1 अप्रैल। अभी मैं फर्स्ट में यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए 12,000 ये हमने कैश को विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बैंक में रिफ्लेक्ट हुई है 1/4। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से 27,000 ट्रांसफर किए हैं। यहाँ पर देखिए 27,600। यहाँ पर शॉप रेंट, तो यहाँ पर रेंट का पेमेंट किया है हमने। तो यहाँ पर देखिए यूपीआई से पेमेंट किया है 2 अप्रैल। तो अभी यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल डाला तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने जिस दिन एंट्री की है उसके पहले की बैंक डेट नहीं हो सकती क्योंकि सबसे पहले हमें मालूम चलेगा। तो यहाँ पर 2 अप्रैल, इंटर। यहाँ पर अमर बैटरीज को पेमेंट किया है 1 में। यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट किया है। यहाँ पर ड्राइंग्स है और यहाँ पर जेठमलानी एंड कंपनी इसको पेमेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए जेठमलानी एंड कंपनी। तो अभी यहाँ पर हमारे टैली में जितने भी एंट्रीज थे वो यहाँ पर रिकंसाइल हो चुके हैं और यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक 62,317 और बैलेंस एज पर बैंक 62,317। तो यहाँ पर देखिए 86,297। तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अलग है और यहाँ पर अलग है। इसका मतलब हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐसे कुछ एंट्रीज है जो कि टैली में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में ही देखिए जेठमलानी एंड कंपनी इसको जो हमने यहाँ पर पेमेंट किया है वो दूसरे दिन हमारे बैंक में रिवर्स आ चुका है। शायद बैंक अकाउंट नंबर या फिर अलग कोई प्रॉब्लम होगा, उसके वजह से ये जो अमाउंट है वो हमारे बैंक में यहाँ पर रिवर्स आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए बैंक ने एसएमएस चार्जेस को कट किया है, उसकी भी एंट्री हमारे टैली के अंदर नहीं है और यही से ही मैं एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर क्रिएट वाउचर या फिर Alt J को प्रेस करना है। अभी यहाँ पर मैंने जब इसको पेमेंट किया था तो पेमेंट की एंट्री की थी। अभी जब रिवर्स आया है तो मैं यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री करूंगा। तो यहाँ पर F6 रिसिप्ट। अभी जेठमलानी से पैसा आया है तो इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर अमाउंट है 24100 इंटर। यहाँ पर जो बिल था उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेता हूँ, कंट्रोल A, और यहाँ पर डेबिट करना है HDFC बैंक को क्योंकि बैंक में पैसा आया है। इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ई ट्रांसफर, इंटर, कंट्रोल A, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पेमेंट रिवर्स। अभी मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ और ये जो डेट है वो 2/6/23, इंटर, कंट्रोल A कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये एंट्री आ चुकी है तो मैं इसको डेट डाल देता हूँ, एंटर, एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर दोबारा एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर हमें एसएमएस चार्जेस इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट वाउचर कर देता हूँ। अभी एसएमएस चार्जेस ये पेमेंट होगा
क्योंकि बैंक ने ये पैसा हमसे काटा है। तो यहाँ पर डेबिट होगा बैंक चार्जेस, इंटर, यहाँ पर अमाउंट है 120, इंटर, यहाँ पर क्रेडिट होगा HDFC बैंक, इंटर, इंटर, यहाँ पर SMS चार्जेस, उसके बाद कंट्रोल A कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बैंक की डेट तो 2/6, इंटर, इंटर, अभी दोबारा मैं इस बैंक को ओपन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर कंपनी बुक 86,297.98 और यहाँ पर देखिए 86,297.98 और यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक यहाँ पर सेम है और यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपका बैलेंस एज पर कंपनी बुक और बैलेंस एज पर बैंक ये मैच कर रहा है मतलब आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो चुका है। अगर कोई डिफरेंस है तो आपको रिसीप्ट या फिर पेमेंट की एंट्रीज को आपके टैली के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको हम बेस पकड़ेंगे, वो एक्यूरेट होगा और उसमें कोई भी चेंजेस हम कर नहीं सकते। तो जो भी चेंजेस करने हैं वो हमारे टैली के अंदर हमें करने हैं। इसके आगे हम बैंक रिकंसिलिएशन को एडवांस में देखने वाले हैं और ऑटोमेटिक BRS को कैसे करना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और आपके किसी भी एक खास फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और इसके बाद भी इस कोर्स के और पार्ट आने वाले हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।